हेलो स्टूडेंट्स, बहुत टाइम के बाद आज मुलाकात हो रही है। ठीक है, बीच में मेरा एग्ज़ाम था, इसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई, लेकिन इन बाकी दिनों में अपन इन चीज़ों की पूर्ति कर देंगे जो भी क्लासेस अपनी बीच में रह गई थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लगभग सारा काम हो गया था। यूनिट 4 था, आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी यूनिट है, लॉजिक गेट से रिलेटेड आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आऊँगी ना, उसमें आपको बताऊँगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम रिलेटेड जो है वो काम में आएंगे। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे अपन। फिलहाल अपन थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ मतलब देखो, अभी इतना टाइम नहीं बचा है उन बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम होने हैं सेकेंड ईयर के। ठीक है, बाकी जो बच्चे अभी अभी सेकेंड ईयर में आए हैं वो तो देखते रहें। देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स पूरी करा रखी है, प्लेलिस्ट में है, क्योंकि बच्चे ये चीज़ बार बार पूछते हैं। पता नहीं क्यों मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग बार बार पूछते हो, पता नहीं शायद ध्यान से नहीं सुनते क्या है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स तो अभी अपन शुरू करवा रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपन अलग से करवाएंगे। अलग से मतलब उनके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी या उसी प्लेलिस्ट में मिक्स कर दूंगी, जिसमें आपको लगभग मैक्सिमम टॉपिक्स हो पाएंगे। क्योंकि पिछले टाइम देखो नहीं हो पाई, अपन लोगों ने भी थोड़ा लेट शुरू किया या कोरोना था, जो भी रीजंस रहे, तो अपना पूरा नहीं हो पाया ये इस बार तो। लेकिन अब जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए जो है अपन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, इतना अपन कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में अभी अपन लोग क्या करेंगे, जितने भी दिन अपने पास बचे हैं उन दिनों में अपन थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स करेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई? ठीक है, तो पहले तो थर्मोडायनामिक्स क्योंकि अपन आज ही शुरू करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा इसका कि थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। हालांकि आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ी हुई है थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी, लेकिन अब उसके ऊपर पूरी बुक है, तो वो चीज़ें तो हैं ही जो आपने पढ़ी हैं, इसके अलावा नई चीज़ें भी पढ़नी हैं आपको। ठीक है, तो आज कुछ थोड़ी हल्की फुल्की चीज़ें लेंगे जो आपने पढ़ी हुई हैं, अच्छे से समझ में आती हैं आपको, और जो इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, जिसमें से ध्यान देना आप पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन, और ये वीडियोस उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो अभी फ़िलहाल नए नए आए हैं ना, उनके लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ध्यान दें। थर्मोडायनामिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो कि ऊष्मागतिकी होती क्या है, हम क्या पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी में। ऊष्मागतिकी जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें अपन किसी भी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसकी सराउंडिंग यानी कि उसके आसपास का वातावरण, और वो अपने कोई भी सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से जो ऊष्मा लेता है, देता है, क्या क्या काम वर्क करता है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, तो फिजिक्स के ये ब्रांच कंप्लीटली हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो है थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, इसमें अभी आप जो जो पढ़ चुके हो वो है कि आप पढ़ चुके हो कि भाई कोई भी थर्मोडायनामिक्स जो होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सिस्टम और एक होती है सराउंडिंग। सिस्टम मतलब निकाय, जिसको आप हिंदी में बोलते हो निकाय, यानी कि कोई भी तंत्र, ठीक है, जिस पर आप वर्क करोगे या कोई भी वो सिस्टम जो वर्क करेगा, या तो आप उस पर वर्क करोगे या फिर वो वर्क करेगा। दो चीज़ें अभी बताऊंगी डिफरेंस क्या है। सराउंडिंग है वातावरण। मैं ये सारी वो चीज़ें ले रही हूँ जिसमें बच्चों को मैक्सिमम को कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, मतलब ये थर्मोडायनामिक्स का बेस है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। वो सारी चीज़ों का मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ कि जो आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहता है, तो फिर आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप थर्मोडायनामिक्स की आगे की चीज़ों को पार कर पाओगे। ठीक है, तो पहले इनको कंप्लीट करते हैं, फिर अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना। ठीक है, तो सिस्टम में मतलब थर्मोडायनामिक्स में दो चीज़ों को स्पेशली पढ़ा जाता है, एक है सिस्टम, एक है सराउंडिंग। अब इसको समझिए, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जैसे सपोज करें कोई भी आपके पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी आप कहें, कोई भी एक पर्टिकुलर गैस भरी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है, दिस इज सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, तो ये जो गैस है दिस इज सिस्टम। गैस क्या है? सिस्टम, क्योंकि हम जो भी वर्क करेंगे या जो भी ये सिस्टम करेगा वो ये पर्टिकुलर सिस्टम है। ठीक है, अब देखो सिस्टम के अलावा जितना भी बचा आपके पास वो सारा सराउंडिंग है, इंक्लूडिंग सिलेंडर एंड पिस्टन, ध्यान रखना। ठीक है, तो सिस्टम तो केवल ये गैस है, ठीक है, जिस पे अपन अपना सारा कुछ फोर्स लगाना है, प्रेशर लगाना है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वो है सिस्टम। ठीक है, यानी कि गैस। तो सिस्टम कौन है? गैस। ठीक है, इसके अलावा सिलेंडर प्लस पिस्टन प्लस इसके आसपास का जो भी आसपास का स्पेस है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी कि सराउंडिंग वो है जहां से सिस्टम एनर्जी या तो लेगा या देगा। बात समझ में आ रही है?
तो सिस्टम तो ये है गैस, और बाकी का जो सारा पार्ट है इंक्लूडिंग दिस पिस्टन एंड इंक्लूडिंग दिस सिलेंडर, दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग। बात समझ में आ गई, पहली बात। दूसरी बात, सिस्टम जो होता है वो आप कई तरीके के पढ़ते हो। नंबर 1 आपने पढ़ा होगा ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें ताकि दिमाग में बैठ जाएं स्टार्टिंग में, फिर अपन आगे चलने में आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। तो आपको ये रिकॉल कराने के लिए है सारा। नंबर 2 है क्लोज सिस्टम। नंबर 3 है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, हिंदी में भी बता रही हूँ, घबराओ मत। आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, नाम से ही पता लग रहा है खुला तंत्र। ओपन सिस्टम बोले तो ये एक बर्तन है, चलो यहाँ ले लेते हैं, ये एक बर्तन है जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब गर्म पानी क्या करेगा, ये बर्तन कैसा है, खुला, ओपन। ओपन है, जैसे खुले बर्तन में आप पानी भर दोगे, दैट मीन्स कि वो क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों हो जाएगा, बिकॉज उसने अपनी हीट ट्रांसफर कर दी सराउंडिंग में। दैट मीन्स कि ओपन सिस्टम वो है जो सराउंडिंग के साथ हीट ले सके और दे सके, ठीक है। तो उसने हीट अपनी दे दी किसको, सराउंडिंग को, और सराउंडिंग से कम हीट खुद ने ले ली, ठीक है। तो दिस इज ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम वो होगा जो सराउंडिंग से एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सके, साथ के साथ मास को भी कर सके। सो ओपन सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी दोनों होते हैं, यानी कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का एक्सचेंज होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है किस किस के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, यानी कि निकाय और वातावरण के बीच। मतलब वो द्रव्यमान भी ले दे सकता है और ऊर्जा भी ले या दे सकता है, वो ओपन सिस्टम है, ठीक है। गर्म पानी आपने रखा हुआ है एक बर्तन में, तो थोड़ी बहुत उसकी भाप भी बनेगी, तो वेपर कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में। तो द्रव्यमान भी तो एक्सचेंज हो रहा है ना, पानी एक्सचेंज हो रहा है, इसके अलावा हीट भी एक्सचेंज हो रही है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज होगा, पहले ज़्यादा टेम्परेचर था, अब कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, बर्तन बंद है, आपकी बात, गर्म पानी तो है, दिस इज़ हॉट वाटर, ठीक है। तो इसने क्या लिया है, मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज किया है। लेकिन यहाँ पर पता है क्या होगा, गर्म पानी तो है बट केवल हीट एक्सचेंज होगी, और यू कैन से एनर्जी एक्सचेंज, केवल एनर्जी एक्सचेंज होगी, मास एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने सिस्टम को कैसा रखा है, बंद कर रखा है। आपने बर्तन है, ठीक है, जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर आपने प्लेट ढक दी, तो आपने देखा होगा ना कि वो जो पानी जो भाप बना था वो प्लेट के नीचे जमा हो जाता है ना, वो बूंदे बूंदे सी जमा हो जाती है प्लेट के नीचे गर्म पानी की, ठीक है। तो उसने द्रव्यमान को तो नहीं कर पाया वो एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ, लेकिन उसने एनर्जी जरूर एक्सचेंज की, बिकॉज पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। समझ में आ गई। तो इन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी, यानी कि एनर्जी मास दोनों का एक्सचेंज होगा। क्लोज सिस्टम में ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, मास का एक्सचेंज नहीं होगा। नंबर 3 है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें दोनों ही एक्सचेंज नहीं होंगे, यानी कि मास भी नहीं होगा और एनर्जी भी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम होगा जो पूरी तरीके से कवर्ड होगा। ये जो मैं बना रही हूँ ना इसके आसपास, ये इसको आइसोलेट कर रहा है। जैसे पानी की थर्मस जो आप लेकर के आते हो ना मार्केट से, कि बहुत देर तक उसमें चाय था कि गर्म रहे, लेकिन देखो कोई भी सिस्टम आपका आइसोलेटेड नहीं होता। अब आप कहोगे कि मैम थर्मस में भी तो पानी या जो चाय है वो ठंडी हो जाती है, तो उसका रीज़न है बिकॉज वो आइडियल आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है। कोई भी देखो, कोई भी चीज़ पूरे दुनिया में आइडियल नहीं है, ठीक है। आइडियल नाम की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन हमने एक पैमाना तय कर रखा है आइडियल का। जैसे हमने आइडियल गैस का पैमाना तय कर रखा है, उससे नीचे की सारी गैसेस वास्तविक गैसें कहलाती हैं, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, रियल गैसेस कहलाती हैं। तो जो आदर्श गैस इक्वेशन है, ये सब यहाँ पर भी आएंगी थर्मोडायनेमिक्स में, PV = nRT। इसमें ये तो आदर्श गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमने इनकी खासियतें बता रखी हैं, लेकिन सारी गैस इससे नीचे नीचे होंगी, ठीक है। आइडियल जैसी कोई चीज़ नहीं है, उससे नीचे होंगी। तो हमने एक इक्वेशन बता रखी है ये, ठीक है, B - B = RT। मतलब मैंने 1 मोल के लिए लिया है, इसलिए n नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये वान डर वाल गैस इक्वेशन हो गई, यानी कि वो सारी गैसें जो वास्तविक गैस है वो वान डर वाल गैस हैं, बिकॉज हमने थोड़े बहुत उसमें करेक्शन किया है। वान डर वाल ने प्रेशर में एक करेक्शन किया है A/V² का, है ना, वॉल्यूम में करेक्शन किया है B का, ठीक है, और RHS तो वही है
जो इसमें है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है, आइडियल से नीचे नीचे सारी चीज़ें हैं, सिर्फ हमने एक पैरामीटर या पैमाना स्केल फिक्स कर रखा है, वो है आइडियल। तो हम आइसोलेटेड सिस्टम की जो आइडियल डेफिनेशन देंगे वो तो ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होगा जहाँ जो कि ना तो मास को एक्सचेंज करेगा ना एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, लेकिन इन जनरल लाइफ कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम भी जो अपन जनरल लाइफ में देखते हैं वो भले ही मास एक्सचेंज ना करे लेकिन एनर्जी एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। लेकिन एक जो बेसिक और आइडियल डेफिनेशन है आइसोलेटेड सिस्टम की वो ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम ना तो मास एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ और ना ही एनर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी, बोथ, दोनों का नहीं होता। तो यहाँ दोनों का होता है ओपन में, क्लोज में ओनली एनर्जी का होता है, मास का नहीं होता, और इसमें दोनों का नहीं होता है, इनकी मास का भी नहीं और एनर्जी का भी नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आई थिंक आपको सिस्टम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है वो है प्रोसेस। जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में नंबर 1 आता है आपका, लेते हैं अपन आइसोथर्मिक से लेते हैं, चलो आइसोथर्मिक प्रोसेस। आइसोथर्मिक प्रोसेस नाम से पता लग रहा है, हिंदी में बोलते हैं समतापी, समतापी नाम से पता लग रहा है। एक ऐसा सिस्टम जिसका तापमान हमेशा एक जैसा रहेगा वो है समतापी। तो समतापी की सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है dt इज इक्वल टू 0। dt इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे भी तो कह सकते हैं। dt का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर यानी कि ताप में बदलाव 0 होगा, दैट मीन्स टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, है ना। तो ताप जो है आपका वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो वो सिस्टम कैसा रहेगा? समतापी। समतापी प्रक्रम की एक दूसरी कंडीशन भी है, वो है du इज इक्वल टू 0। du इज व्हाट? du इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें 0 रहेंगी या दोनों ही चीज़ों में चेंज 0 रहेगा, दैट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है इसमें और आइसोथर्मिक प्रोसेस में, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स कि दोनों में कोई चेंज नहीं होता, दोनों में चेंज यानी कि परिवर्तन कैसा होता है? 0 होता है आइसोथर्मिक में। अब इसको समझिए, ठीक है, मैथमेटिकली हमने देख लिया, अब इसको समझिए कि कैसे सिस्टम को, क्योंकि बच्चों को पता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होता है आप लोगों को, एक तो आइसोथर्मिक में और एक रुद्धोष्म जो हम पढ़ेंगे अभी आगे जाकर, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। बच्चों को दोनों में होता है कन्फ्यूजन, एक समतापी में और एक रुद्धोष्म प्रक्रम में। मैं जब पढ़ती थी तो मुझे भी सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो आप समझिए इसको, जैसे सपोज करो एक बर्तन है जिसमें आपने पानी भरा हुआ है, गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी है इसलिए इसकी भाप दिखा देती हूँ थोड़ी सी, ठीक है। ये गर्म पानी इसके अंदर भरा हुआ है, ज़्यादा ही दिखा दी कुछ, ठीक है, ये इसकी भाप बन रही है। अब इसका जो टेम्परेचर है पानी का, ठीक है, तो अभी जब मैंने इसमें थर्मामीटर लगा के देखा तो मैंने देखा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेल्सियस है और मुझे इतना ही रखना है, तो वो प्रक्रम कैसा होगा? समतापी, क्योंकि 50 अभी है, 5 मिनट के बाद में देखूँ तो भी 50 ही रहना चाहिए, तो प्रक्रम समतापी कहलाएगा। लेकिन अब मैं करूँ कैसे? ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैंने ये ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम या कोई सा भी सिस्टम रखा है इन तीनों में से, इसमें समतापी प्रक्रम में, तो डेफिनेटली वो हीट तो एक्सचेंज करेगा। हमने देखा, हालांकि आइसोलेटेड का आइडियली तो वो नहीं करता लेकिन करता है जनरल लाइफ में, हमने देखा है। तो इन तीनों में से कोई सा भी सिस्टम ले लो तो वो हीट एक्सचेंज करेगा। दैट मीन्स कि 5 मिनट के बाद इसके टेम्परेचर में कुछ तो कमी आएगी, समझ में आ रही है। लेकिन हम इसे समतापी प्रक्रम बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर 50 ही रहे। तो क्या करें? तो हम ये करेंगे ना कि इसका थर्मामीटर लगा करके रखेंगे, ठीक है, 50, जैसे ही नीचे गिरने लगेगा इसको उतनी ही हीट वापस प्रोवाइड करा देंगे। सपोज करो 1 मिनट में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, तो हम इसको बाहर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड एनर्जी देंगे। दैट मीन्स इसके नीचे बर्नर लगा देंगे हम, ये बर्नर समझ लो, मोमबत्ती लग रही है पर बर्नर ही है ये, ठीक है। ये बर्नर क्या करेगा? इसको हीट देगा। मतलब मैंने इसमें एक थर्मामीटर फिक्स किया हुआ है, वो टेम्परेचर दिखा रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही सराउंडिंग से इसने हीट एक्सचेंज की, दैट मीन्स का इसका टेम्परेचर गिरेगा। मान लो 1 मिनट में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, तो मैंने बाहर से एक बर्नर सेट किया हुआ है, जैसे ही इसका टेम्परेचर 50 से नीचे आएगा वैसे ही ये बर्नर इसको गर्म कर देगा, ठीक है, और वो टेम्परेचर फिर से 50 पे पहुँच जाएगा, मैं बर्नर बंद कर दूँगी।
समझ में आ गई? मतलब मुझे 5 मिनट तक ऐसे ही करना है। जैसे ही टेम्परेचर 50 से नीचे आए तो जितनी हीट में कमी आएगी उतनी हीट में बाहर से उसको दे दूंगी, तो 50 का 50 ही रहेगा उसका टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि आइसोथर्मिक सिस्टम जो होगा वो बाहर से हीट ले सकता है, दे सकता है, लेकिन टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा। इन सारी बातों का सार समझ में आया आपको? ठीक है। ये ब्रीफ में कैसे कह सकते हैं कि समतापी प्रक्रम वो प्रक्रम है जो बाहर से हीट ले या दे सकता है, लेकिन टेम्परेचर उसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। मान लो इसका टेम्परेचर 100 होता, मुझे इसे 50 पे समतापी करना है, तो मैं क्या करती? मैं कोई बर्नर नहीं लगाती, जरूरत ही नहीं है, आराम से ये हीट एक्सचेंज करता। जैसे ही 50 पे आता फिर बर्नर में रख देती, उसके बाद में हीट इसको अगर ये देगा भी बाहर तो मैं उसको उतनी हीट वापस प्रोवाइड करा दूंगी। समझ में आ गई? तो कई बार बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, वो ये लिख करके आते हैं कि समतापी प्रक्रम में हीट एक्सचेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? जो समतापी प्रक्रम होगा वो सराउंडिंग से हीट ले भी सकता है, जरूरत पड़ने पर हीट दे भी सकता है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर उसका फिक्स रहेगा। समतापी का मतलब सिर्फ इतना है कि ताप उसका जितना है उतना ही रहेगा। बात समझ में आ गई? मैं इसको कंपेयर करूंगी आपको एडियाबैटिक जो प्रोसेस आएगा रुद्धौष्म, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी और अच्छे तरीके से। तो आइसोथर्मिक में आप इतना ध्यान रखें, ये दो, ना तो टेम्परेचर चेंज होगा ना ही इंटरनल एनर्जी, बिकॉज टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो उसका सीधा सीधा संबंध इंटरनल एनर्जी से है, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। नंबर 2 आता है आपका आइसोबारिक। ये तो आपको समझ में आ जाता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। आइसोबारिक में बस इतना है, dp इज इक्वल टू 0। dp मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है। तो जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहे वो आइसोबारिक कहलाता है। ठीक है। नंबर 3, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक बोले तो सम आयतनिक, ये है समदाबी और ये है सम आयतनिक। सम आयतनिक प्रक्रम मतलब जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, दैट मीन्स dv इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। dv 0 का मतलब या dp 0 का मतलब है ना तो इसमें प्रेशर चेंज हो रहा ना इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है। समझ में आ गई? तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक बोले तो रुद्धौष्म प्रक्रम, उसको समझिए। ठीक है। आइसोथर्मिक को नहीं मिटाते हैं, इसी से कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, समझिए। आइसो, ये आपका 4th एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस बोले तो हिंदी में रुद्धौष्म। आप इसके शब्द के मतलब को देखिए, हिंदी तो पढ़ते हो लेकिन उसका मतलब भी तो देखो। रुद्धौष्म, रुद्ध प्लस उष्म से, मतलब संधि तो मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन रुद्ध का मतलब होता है रोकना, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा, मतलब जो ऊष्मा को सराउंडिंग में जाने नहीं देगा, आने नहीं देगा। तो रुद्धौष्म मतलब जो ऊष्मा को ब्लॉक कर देगा बिल्कुल, दैट इज रुद्धौष्म, यानी कि एडियाबैटिक। समझिए इसको, इसमें और इसमें क्या अंतर है। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है दैट इज आइसोलेटेड, है ना, मतलब इसमें मैंने इसकी ऐसी वॉल बना रखी है जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेगी। इसकी दीवार को मैंने पैक कर दिया कंप्लीटली, जो भी बर्तन मैंने लिया है। ठीक है। आप एक आइसोलेटेड आइडियल थर्मस समझ सकते हो, पानी की या जो भी चाय भर रहे हो आप, इसके अंदर आपने जो भी भर दिया, ठीक है। सपोज करो उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, या टेम्परेचर भी छोड़ो, ये गर्म है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बदल सकता है, ध्यान देना, पर ये हीट एक्सचेंज नहीं करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कहने का कि ये अपनी एनर्जी को बाहर ट्रांसफ़र नहीं करेगी और ना ही एनर्जी बाहर से लेगी। ठीक है। तो रुद्धौष्म प्रक्रम में टेम्परेचर बदल सकता है पर एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि इन दिस प्रोसेस dq इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, इसमें तो dt 0 है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मैंने आपको बताया टेम्परेचर चेंज ना हो इसके लिए सिस्टम बाहर से हीट ले भी सकता है, एनर्जी दे भी सकता है,
यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए ये अपनी हीट को सराउंडिंग को दे भी सकता है और ले भी सकता है, ताकि वो अपने टेम्परेचर को बराबर यानी कि समतापी बनाए रखे, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम टेम्परेचर भले ही कम हो जाए लेकिन ये हीट ना तो लेगा और ना ही देगा। वो कौन है? रुद्धोष्म प्रक्रम। अंतर है, यहाँ dt 0 है, यहाँ dq 0 है। dt 0 है तो ऑटोमेटिकली du भी 0 है। अंतर समझ में आ रहा है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर जो है बदल सकता है, ऊष्मा नहीं बदल सकती, लेकिन इसमें ऊष्मा बदल सकती है लेकिन टेम्परेचर नहीं बदल सकता। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आपको ध्यान रखना है मोर इम्पॉर्टेंटली, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको ध्यान रखने हैं, आइसोथर्मिक, आइसोबारिक, पोरिक, एडियाबैटिक, समतापी, समदाबी, समायतनिक और रुद्धोष्म प्रक्रम। समझ में आ गई? इसके अलावा फटाफट से जाते जाते 3 लॉ आपने पढ़े होंगे। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नंबर 1 फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इफ ए जो है वो किसके साथ ऊष्मीय साम्य में है? बी के साथ। मतलब 2 सिस्टम है मेरे पास, एक सिस्टम है ए, दूसरा है बी। ए जो है वो किसके साथ साम्यावस्था में है या इक्विलिब्रियम में है? बी के साथ, ठीक है। और जो ए है ए बी के साथ है, ठीक है, और बी जो है वो सी के साथ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ए और सी भी आपस में कैसे होंगे? ऊष्मीय साम्य में। समझ में आ गई? मतलब ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ए और सी भी आपस में कैसे होंगे? ऊष्मीय साम्य में। ये यानी कि ऊष्मीय साम्यावस्था की अवस्था में होंगे। इसको अपन कहते हैं फर्स्ट लॉ। वो पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। सॉरी, दिस इज 0th लॉ, मैं भी ध्यान नहीं दी। दिस इज 0th लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का 0 नियम, ठीक है। वो ये है कि अगर कोई 2 सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ कैसे हैं? ऊष्मीय साम्य में है, तो वो आपस में भी ऊष्मीय साम्य में होंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, देखो इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ए है वो बी के ए जो है और जो बी है वो दोनों सी के साथ साम्य में है। ए सी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ये भी आपस में साम्य में होंगे, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 0th लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का कि अगर कोई 2 निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय के साथ साम्यावस्था में है तो वो परस्पर भी ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे, ठीक है। नंबर 2 है आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ तो सिंपल है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को अपन ऐसे भी लिखते हैं पी डी वी, है ना। आगे भी आएगा आपका, जब मैं इंजन पढ़ाऊंगी कार्नो इंजन, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी डी वी। दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ तो सिंपल सी बात कहता है, उसमें आप 2 कथन पढ़ेंगे, केल्विन का और क्लॉसियस का, ठीक है। केल्विन प्लांक का और क्लॉसियस का, ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पेपर में भी पूछे जाते हैं रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ, ठीक है। वो ये कहती है कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी में चेंज जो होता है वो ये होता है, ये है सेकेंड लॉ। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इम्प्लाइज डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, ये डी एस मल्टीप्लाई में। बात समझ में आ गई, ठीक है। एस डी एस क्या है? एंट्रोपी में चेंज। एंट्रोपी क्या होती है? किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डरनेस, मतलब अव्यवस्थाओं का मापक, ठीक है। कोई भी सिस्टम है, गर्म पानी भरा हुआ है, तो इसके अंदर अणु, परमाणु या आयन आपस में एक दूसरे के साथ गति करते हैं, एनर्जी हीट को एक्सचेंज करते हैं, तो कितनी एंट्रोपी है उसकी। एक शांत कमरा है, उसमें बच्चे शांत बैठे हैं तो एंट्रोपी कम है, और उदम मचा रहे हैं, तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं तो एंट्रोपी ज़्यादा है। दैट मीन्स कि एंट्रोपी क्या है? दिस इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, कितना आपने उसमें अवस्था फैलाई हुई है, उसका मापक कौन है? एंट्रोपी। तो ये सारी चीज़ें वो थी जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स थी, जो हर एक फिजिक्स के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। आपको टिप पे होनी चाहिए सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ कैसे रिलेटेड और कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। सारा इंट्रोडक्शन अपना ऑलमोस्ट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं अपन इंजन शुरू कर देंगे, कार्नो इंजन। उसका एक क्वेश्चन पक्का आता है, या तो उसमें न्यूमेरिकल आता है या फिर थ्योरी का क्वेश्चन आता है, तो अपन उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।